चलिए आज देखते हैं हम नई क्लास में ध्यान देते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपको सिखाया कि कैसे क्या हुआ, हमारे यहाँ पर समाजवादी विचारधारा की परिकल्पना कैसे प्रविष्ट होती है। यदि आप इस बात को नहीं देख के समझे हैं तो आप पिछली क्लास में कृपया जा करके जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो आइए इस पे हम बात करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। ये भारत शासन अधिनियम 1935 आया तो क्यों? ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों हुई और इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इसमें कौन कौन सी अहम बातें हैं जो की गई, तो आइए उन्हीं के संबंध में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो एक नाम है भारत शासन अधिनियम 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। ठीक है, इसकी प्रमुख बातें, तो पहली बात तो देखिए, अंग्रेजों को ऐसा समझ में आ चुका था कि अब हमें ज़्यादा दिन भारत में टिक पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं इसी के लिए इन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, जिससे भारत टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाए। और जब भारत टुकड़ों में बढ़ जाएगा तो बांटो और राज करो की नीति इनकी और यानी नए लेवल से जो है प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। ठीक है, तो अंग्रेजों के ये समझ में आ चुका था नहीं किस प्रकार से भारत को और अधिक समय तक गुलाम बनाया जा सके। अंग्रेजों को क्योंकि ये पता था कि भारतीय जो हैं ये एक मत नहीं है और ये लगभग एक मत हो भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में सिखाया था कि इसमें बर्किनहेड ने तो यहाँ तक कहा ही था कि ये जो व्यक्ति हैं भारत वाले, ये सभी एक दूसरे के संग कभी आ ही नहीं सकते। यदि इन्हें स्वतंत्र भी कर दिया जाए तो ये स्वयं अपने आप ही पूरे भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांट डालेंगे। ये कब कहा था, आप कमेंट करके आपको बताना होगा ये बात कब कही गई थी। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 जब आया तो 1935 एक प्रकार से समझिए भारत पर कंट्रोल यानी नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये आता है। और ध्यान रहे यही एक ऐसा अधिनियम है जो सबसे ज़्यादा इसी के भाग उठाकर कॉन्स्टिट्यूशन में कॉपी कर लिए गए हैं। अक्सर सवाल पूछ सकता है कि बताइए भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा किस भाग की भूमिका मिलती है, तो भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा झलक देखने को मिलती है भारत शासन अधिनियम 1935 की। ठीक है, और भारत शासन अधिनियम 1935 में अहम बात कहाँ की है, तो नेहरू रिपोर्ट की। कहाँ की है? नेहरू रिपोर्ट की, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट को सोच करके देखिए डोमिनियन स्टेट की बात करता है। आपको मैंने सिखाया था कि नेहरू रिपोर्ट डोमिनियन स्टेट की बात करता है, इसीलिए इसका विरोध कौन कौन करते हैं, तो एम.आर. जयकर और तेज बहादुर प्रताप सप्रू, इन लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो लोग डोमिनेंट स्टेट की बात को नहीं जानते थे। ठीक है, वो लोग कहते थे कि हमें जो है औपनिवेशिक शासन चाहिए, लेकिन एक वहीं पर एक बात है कि जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो भी ऐसा नहीं चाहते थे, वो पूर्ण स्वराज चाहते थे। इस प्रकार से जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने भी नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने इसमें एक अहम भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने डोमिनेंट स्टेट की बात को ज़्यादा प्राथमिकता दी और प्राथमिकता देते हुए उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1935 में उसको प्रवेश दिया, उसके अधिकांश हिस्सों को प्रवेश दिया और यही जाकर के बाद में संविधान में प्रविष्ट हो जाता है। आइए भारत शासन अधिनियम 1935 की मैं बात करता हूँ, इसकी अहम बातें कौन कौन सी थी इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं और इसके हिसाब से उस समय की और आज की राजनीति को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ से सवाल यूपीएससी में विशेष पॉइंट ध्यान देना, यूपीएससी में विशेष पॉइंट यहाँ से आते हैं। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण रूप से यूपीएससी के विशेष स्टूडेंट्स हैं वो लोग विशेषतः आप ध्यान देंगे 2023 में, आप चाहे जिस भी परीक्षा में हो, चाहे सीडीएस हो या एनडीए या और कोई भी। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख बातें कौन कौन सी थी। उसमें पहली बात तो कही गई कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ध्यान रखना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, यानी जो भारत है, भारत को जो टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है, यहाँ पर 500 से 550 से अधिक जो रियासतें थी, रियासतों का मतलब राजाओं के क्षेत्र, और राजाओं के क्षेत्र को ही उस समय देश कहा जाता था। ठीक है, प्रांतीय जैसे आप समझ सकते हैं बहुत सारे थे, जैसे रायबरेली में ही 3 भागों में बटा हुआ था। उसी तरह से हम बात करेंगे, एक नाम है अखिल भारतीय संघ। तो
अखिल भारतीय जो संघ है, अखिल भारतीय संघ बनाए जाने की जब बात की गई और अखिल भारतीय जो संघ है, अखिल भारतीय संघ में कहा गया कि जो भारत के राजे और रजवाड़े थे, ये राजे रजवाड़ों ने कहा कि हम अखिल भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे, अर्थात हम स्वायत्त रहेंगे, अर्थात स्वतंत्र रहेंगे। इसके कारण इन लोगों में अर्थात आपसी झगड़े व्याप्त हो गए जो राजे और रजवाड़े थे। इस प्रकार से इसमें कहा गया कि हम प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करते हैं। इस प्रकार से क्योंकि अंग्रेजों को ये पता था कि सब लोग एक मत नहीं हैं, हम इस प्रकार से चाल चलेंगे आपस में ही लड़ाई झगड़े करने लगेंगे। तो ये लोग लड़ाई झगड़े करने ही लगे। तभी अंग्रेजों ने कहा कि चलिए हम अच्छा प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब कि जो भी राजा स्वतंत्र रहना चाहे वो राजा स्वतंत्र रह सकता है, अर्थात अपना जो है अलग प्रांत बना सकता है। ठीक है, इस प्रकार से जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है भारत में जो बर्मा क्षेत्र है, बर्मा क्षेत्र को भारत से अलग करने की बात कही गई। पृथक्करण यानी जो भारत है, बर्मा बर्मा की राजधानी रंगून, वर्तमान में बर्मा का नाम म्यांमार है। ठीक है, जो अराकानयुमा से अलग होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जो बर्मा है, बर्मा को इसी में यानी भारत शासन अधिनियम 1935 में ही अलग करने की बात कही गई, जिससे 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो VIMP सवाल बनता है कि बताइए बर्मा को भारत से कब अलग किया गया। तो ये वनडे के लिए आपका बेस्ट सवाल है, जो अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है। ध्यान रखेंगे 1937 में। अब अगला कहा गया पॉइंट कि 1937 में प्रांतीय चुनाव होंगे। जब ये सारी बातें हो गई, इसमें कहा गया कि अब जो है प्रांतीय चुनाव कराए जाएंगे। प्रांतीय चुनाव कराए जाएंगे तो कब कराए जाएंगे? 1937 में। ध्यान रहे, देश में पहली बार प्रांतीय चुनाव कब हुए? 1937 में संपन्न हुए। और जिस 1937 में जब संपन्न हुए तो इसमें 11 प्रांतों में विधानसभाओं का गठन किया गया। कितने? जो 11 प्रांतों में विधानसभाओं का गठन किया गया। कितने इंपॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 11 प्रांतों में विधानसभाओं का गठन किया गया था और 6 ऐसे प्रांत थे जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों का गठन किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ से फैक्ट के सवाल यूपी PCS आदि में बन जाते हैं। RO का अहम सवाल यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, और इसे आपको बताना होगा कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधानसभाएं हैं। आपको ये जरूर कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, अगला है 5वां पॉइंट है, एक संघीय कोर्ट की स्थापना की जाएगी। संघीय कोर्ट का मतलब फेडरल कोर्ट। ठीक है, फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाएगी। ये फेडरल कोर्ट क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, 2 प्रकार के संघ होते हैं। जो संघ की अंग्रेजी एक फेडरल होती है, एक यूनियन होती है। यूनियन तब कहा जाता है जब कोई भी क्षेत्र 2 या 2 से अधिक मिल जाएं और मिलकर वे स्वतंत्र हो सकते हैं जब चाहे तब, उन्हें यूनियन कहा जाता है। लेकिन एक ऐसा संघ जिससे मिल तो सकते हो लेकिन अलग नहीं हो सकते, ऐसे संघ को हम फेडरल कहते हैं। भारत ऐसा ही है, क्योंकि भारत का कोई भी राज्य आकर के भारत में दुनिया का कोई भी देश हो या कुछ भी भारत में मिल तो सकता है, लेकिन भारत से उसे अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाएगी, इसमें बात कही गई। इस प्रकार से 1935 में कही गई जो बात है फेडरल कोर्ट की, तो फेडरल कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को कर दी गई। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, भारत में पहली बार फेडरल कोर्ट या संघीय कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1937 को की गई। और 7 जजेस थे। कितने जजेस थे? 7। तो पहली बार जो फेडरल कोर्ट बना, हम ध्यान रहे सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करते, वो आज़ादी के बाद बनता है। हम गुलाम भारत की बात कर रहे हैं। तो गुलाम भारत में जो पहली बार कोर्ट बना, संघीय कोर्ट, इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 तक जो बना, इसमें कुल मिलाकर के 7 जजेस थे। 7 जजेस में से एक जज जो है उसे प्रमुख कहा गया और उस प्रमुख पद पर बैठने वाला व्यक्ति था सर मॉरिस वेयर। ध्यान रखना, मॉरिस गोयर। क्या नाम है? मॉरिस गोयर। ध्यान रखना, मॉरिस गोयर। क्या? गोयर।
मॉरिस गुइयर। तो ध्यान रखना कि 1935 में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो फेडरल कोर्ट बनाया गया, इसके पहले प्रमुख कौन बने या चीफ जस्टिस कौन बने, उसका नाम है सर मॉरिस गुइयर और अदर 6 थे। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा। आपसे एक सवाल है कि जब हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय बना था, तो उच्च न्यायालय में पहली बार न्यूनतम कितने जजों की व्यवस्था की गई थी? यानी कहा गया था कि उससे कम जज नहीं हो सकते हैं। और वर्तमान में कितने जज हैं? और जो वर्तमान में CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो किस नंबर के हैं और कौन हैं? इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। UPSC हो या PCS, RO हो या नेट, ठीक है, पुलिस हो या पेट, इस पे आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सवाल अक्सर आने की संभावनाएं रहती हैं और ये गलत करने की संभावनाएं अब दूर हो चुकी हैं। इस प्रकार से वीडियो को अधिकांशतः लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और कोई भी कमी हो या समझ में ना आया हो तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।